Hello students, in this video we'll discuss chapter number 8, the Cripps mission and the Quit India movement. बेटा इस चैप्टर में हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। पहला है क्रिप्स मिशन, दूसरा है क्विट इंडिया मूवमेंट। बेटा अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन क्यों आया था इंडिया, तो क्रिप्स मिशन सिर्फ एक अपीसमेंट पॉलिसी था हम इंडियंस के लिए। भाई ब्रिटिशर्स हमें क्यों अपीस करना चाहते थे, क्यों ब्रिटिशर्स हमें लॉलीपॉप दे रहे थे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में इनिशियल गेन्स किसको मिले, जर्मनी को और जापान को। ठीक है, हालांकि हारा जर्मनी, हारा जापान, हारा इटली, है ना, पर इनिशियल गेन्स किसको मिले, जर्मनी और जापान को। यहाँ पर ब्रिटेन डर गया था कि ऐसा नहीं हो भैया, ऐसे ही गेन्स इन्हें मिलते रहें और एक दिन हम वर्ल्ड वॉर 2 हार जाएं। जापान ने भी यूएसए के पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया था, जर्मनी ने फ्रांस को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो यहाँ कहीं ना कहीं ब्रिटेन के मन में एक डर था। तो ब्रिटेन चाहता था कि इंडियंस जो हैं वो सपोर्ट करें ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 2 में, इंडियंस कोऑपरेट करें ब्रिटिशर्स के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में। इसी वजह से सिर्फ हमें अपीस करने के लिए क्या भेजा था, क्रिप्स मिशन भेजा था। किसने, अंग्रेज़ों ने। कहाँ, इंडिया। अब बेटा अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग बेटा बनना था क्या, ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन बनना था, जिसे हम हिंदी में कहेंगे अखिल भारतीय संघ। ऐसा किसके अकॉर्डिंग होना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग होना था। और इस ऑल इंडिया फेडरेशन में किस किस को इंक्लूड किया जाना था, तो 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस को इंक्लूड किया जाना था और साथ ही साथ उन प्रिंसली स्टेट्स को भी इंक्लूड किया जाना था जिन्होंने फेडरेशन बनने का जो मसौदा था, जो रिजोल्यूशन था, उसको स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस, साथ ही साथ वो सारे प्रिंसली स्टेट जिन्होंने फेडरेशन को एक्सेप्ट कर लिया था, उन सबको मिला के बनना था ऑल इंडिया फेडरेशन। किसके अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। क्या 4 लाइनें क्लियर हैं आपको? चलें आगे। फेडरल प्रोविजन ऑफ द एक्ट वर नेवर पुट इनटू ऑपरेशन। पर बेटा ये जो फेडरेशन था, बेटा इस एक्ट में जो बातें कही गई वो एक्चुअल में कभी फॉलो नहीं हुई। ठीक है, ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम में जो बातें कही गई वो बातें कभी ऑन ग्राउंड फॉलो ही नहीं की गई। समझ में आ रही है बात? ये जो फेडरल प्रोविजंस थे इस एक्ट के, इन्हें कभी भी अमल में नहीं लाया गया, मतलब कभी भी इन्हें फॉलो नहीं किया गया। क्लियर है? पहले हमने क्या बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाना था। इस फेडरेशन में 11 स्टेट्स थे, ब्रिटिश स्टेट्स, साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने भी स्वीकार कर लिया था फेडरेशन को, उन्हें आना था। पर बेटा इस फेडरेशन में जो बातें की गई उसे कभी भी ऑन ग्राउंड फॉलो नहीं किया गया था। इस अधिनियम के, इस एक्ट के जो फेडरल प्रोविजंस थे उन्हें कभी ऑपरेशन में नहीं लाया गया। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट था इस एक्ट का ये था कि यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाने की बात की थी कि ठीक है भैया, हर प्रोविंस को उसको उसके हिस्से की ऑटोनॉमी दी जाएगी, वो अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बना पाएगा, है ना। डायरकी वॉज रिप्लेस्ड बाय रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या कहा गया कि भैया ये जो डायरकी सिस्टम चल रहा था, बेटा ये जो डायरकी सिस्टम था, कौन सा सिस्टम, डायरकी सिस्टम था, इसे अब रिप्लेस कर दिया गया और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंस में बनाई जाए, इसकी बात रखी गई। क्लियर है? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या कहता था कि हर जगह से डायरकी सिस्टम ख़त्म होगा, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी ये इलेक्शंस के बाद ही बन पाएगी ना बेटा, तो इसकी वजह से होने थे इलेक्शंस कब हुए, 1937 में। अब इन इलेक्शंस का रिज़ल्ट जब आप देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। क्यों हैरान रह जाओगे भाई? क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या बेटा, 6 प्रोविंसेस में तो सरकार, मिनिस्टर्स किसके बने, कांग्रेस के बने। इलेक्शंस कब हुए, 1937 के। जब रिज़ल्ट आया तो हमने देखा कि कांग्रेस ने मिनिस्टर्स बनाए 6 प्रोविंसेस में। कौन कौन से 6 प्रोविंसेस में, यूपी,
बिहार, उड़ीसा जिसे आज उड़ीसा कहते हैं, सेंट्रल प्रोविंस जो आज मध्य प्रदेश है, मद्रास तमिलनाडु, बॉम्बे, यहाँ पर किसने सरकार बना ली बेटा? कांग्रेस ने सरकार बना ली। और बेटा अगर मैं पुराने बॉम्बे की बात करूँ तो पुराना बॉम्बे बोले तो प्रेजेंट डे का महाराष्ट्र और गुजरात इंक्लूडेड था उसमें। बाद में जो कांग्रेस मिनिस्टर्स थे उन्होंने असम में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में भी अपनी सरकारें बनाई, वहाँ पर भी कांग्रेस मिनिस्टर्स पहुँचे। क्लियर है? अब बेटा अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में नॉन कांग्रेस कोलेशन मिनिस्ट्री बनी है ना, वहाँ पर कांग्रेस नहीं थी, नॉन कोलेशन गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई गई अंडर फजल उल हक। ठीक है। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी आई जिसने ऑफिस को लिया, जिसके लीडर थे सर सिकंदर हयात खान। तो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी जिसके मुखिया थे सर सिकंदर हयात खान। बंगाल में नॉन कांग्रेस कोलिशन मिनिस्ट्री बनी जिसको लीड कर रहे थे फजल उल हक। सिंध में जो सिचुएशन थी वो फ्लूइड थी क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लिसिटी थी पार्टीज़ की, बहुत सारी पार्टीज़ थी, तो किसकी सरकार बने किसकी नहीं बने ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इशू था। बेटा अब हम वो सारे रीजंस को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया। ठीक है। पहले तो आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 कब ब्रोक आउट हुआ था? 1939 में हुआ था। और ये कैसे हुआ? जब जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया। ठीक है। जर्मनी अब वर्ल्ड वॉर 1 में उसके साथ ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो उसके साथ ह्यूमिलिएशन हैरासिंग बिहेवियर हुआ था उसका बदला लेना चाहता था। जर्मनी अपने प्राइड को वापस लेना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि भाई अब मेरी टर्न, मैं बदला लूँगा। और बदला लेने के लिए पहला कदम उसने उठाया किसको इन्वेट करने से? पोलैंड को इन्वेट करने से। 3 सितंबर ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। जैसे ही ब्रिटेन और फ्रांस, अच्छा ऐसा नहीं था कि पहला हमला जर्मनी ने पोलैंड पे किया, इसके पहले सुडेटनलैंड, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ को जर्मनी अपने कंट्रोल में ले चुका था। पर ब्रिटेन को फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि ठीक है यार ये इसका ही तो एरिया था, हमने वर्साई ट्रीटी ऑफ वर्साई में इससे ले लिया, चलो कोई बात नहीं, इससे ले भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। पर बाद में हुआ ये कि भैया इसने पोलैंड पे भी अटैक कर दिया। अब फ्रांस और ब्रिटेन चुप नहीं बैठने वाले थे, तो उन्होंने यहाँ पर अटैक किया। किसके ऊपर अटैक कर दिया बेटा? जर्मनी के ऊपर। किसने अटैक किया? ब्रिटेन और फ्रांस ने। किससे वॉर डिक्लेयर कर दिया? जर्मनी से। द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन इन 1942, और यहाँ से इंडिया से क्रिप्स मिशन भी फेल ही हुआ लगभग। जो कंडीशंस क्रिप्स मिशन रख रहे थे उससे ना ही तो कांग्रेस सेटिस्फाइड थी ना ही तो मुस्लिम लीग सेटिस्फाइड थी, तो क्रिप्स मिशन ऑल इन ऑल एक फेलियर ही था। क्रिप्स मिशन 1942 ब्रॉट अबाउट अ मार्क्ड चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस। अब बेटा क्रिप्स मिशन के फेल होने से क्या फ़र्क आया वो ध्यान से सुनना। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स का एटीट्यूड चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? अब तक कांग्रेस ये चाह रही थी कि यार हमारा बेचारा ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहा है तो इसको हम क्यों परेशान करें, अभी हम इंडिया में तो शांति बनाए रखते हैं, ऐसी इच्छा थी कांग्रेस लीडर्स की। और कांग्रेस इनिशियली ऐसा सोचती थी। पर क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद उनकी जो रिलक्टेंस थी कि भैया कोई मास मूवमेंट को लॉन्च नहीं करना है जब तक वॉर चल रहा है, ये इच्छा उनकी ख़त्म हो गई। उनने बोला कि नहीं भैया अब तो हमें जल्दी से जल्दी कोई मास मूवमेंट को लॉन्च करना है। वो इस बात से कन्विंस हो गए कि ब्रिटिश रूल का एंड होना बहुत ज़रूरी और इमीडिएट एंड होना बहुत ज़रूरी है ना। तो भैया मास मूवमेंट लॉन्च कर दो। क्या हुआ? वो वॉर लड़ रहा है तो उधर वॉर लड़े, हम इंडिया हमें क्या, हम तो मास मूवमेंट लॉन्च करेंगे और आज़ादी लेंगे, फटाफट ब्रिटेन को इंडिया से भगाएंगे। अब बेटा वो इवेंट्स जिनकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में, उसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला रीज़न हम देखेंगे रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स, कि कैसे कांग्रेस मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया। जो कांग्रेस मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया वॉर इश्यूज़ पे।
उनका ऑब्जेक्शन था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भाई इंडिया को क्यों इन्वॉल्व कर रही है वॉर में, और उसने सेंट्रल लेजिस्लेचर में, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इस बात को तो डिस्कस किया ही नहीं कभी कि हम इंडिया के लोगों को, इंडिया के सोल्जर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो जब हमसे आपने डिस्कस किया नहीं तो हमारे लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ दे रहे हो वहाँ पे। अब जब आपने इलेक्शंस करवा लिया है, हम सब प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हुए हैं, सेंट्रल असेंबली में बैठे हुए हैं, तो हमसे डिस्कस तो करो हमारे लोगों को बाहर भेजने के पहले, है ना। तो इस वजह से सारे जो कांग्रेस मिनिस्टर्स थे उन्होंने रेजिग्नेशन देना चालू कर दिया। कांग्रेस मिनिस्टर ने रिज़ाइन करना चालू कर दिया वॉर इशू पे। उनका ऑब्जेक्शन ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडियंस को, इंडिया को क्यों इन्वॉल्व कर रही है वॉर में, और हमसे तो कंसल्ट भी नहीं किया, ना ही तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में इससे रिलेटेड कोई बात हुई, ना ही तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इससे रिलेटेड कोई बात हुई, तो फिर क्यों। और बेटा ये जो कांग्रेस लीडर्स थे इन सब ने साथ में रिज़ाइन करना चालू कर दिया। कब रिज़ाइन किया? अक्टूबर 1939 में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर 1939। तो बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स ने कब रिज़ाइन कर दिया मिनिस्ट्री से? एंड ऑफ अक्टूबर 1939। जो मुस्लिम लीग थी दूसरी तरफ, उसने भी प्रॉमिस किया कि वो गवर्नमेंट को हेल्प करती रहेगी। तो एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस से परेशान है कि भाई कांग्रेस के लीडर रिज़ाइन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो मुस्लिम लीग से बहुत खुश है क्योंकि मुस्लिम लीग ने प्रॉमिस किया है कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम तुम्हारे सबसे लॉयल, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे ऑन द कंडीशन दैट नो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम वुड बी फाइनलाइज विदाउट इट्स अप्रूवल। कांग्रेस अलग ही दिशा में जा रही है, मुस्लिम लीग अलग दिशा में जा रही है। मुस्लिम लीग क्या बोल रही है? तुम सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट चिंता नहीं करो, हम तुम्हें पूरी हेल्प करेंगे, बस हमारा एक ही बात में साथ दो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम आप फाइनलाइज नहीं करोगे बिना हमारे अप्रूवल के। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, जब तक हम उसको अप्रूव नहीं कर दें आप उसे फाइनलाइज नहीं करोगे। आई बात समझ में? अब बेटा एक बात और ध्यान से सुनो, पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं वो देख लो। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1914। पर हुआ क्या कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है, 1939 में स्टार्ट हो गया, जर्मनी ने स्टार्ट कर दिया, हमारे इंडियन सोल्जर्स लड़ने के लिए पहुंचने लग गई ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये सब जहाँ चल रहा था तो कांग्रेस सोच रही थी कि भाई हम तो अब सरकार में हैं, हमसे इन्होंने डिस्कशन किया नहीं, हम इस बात को स्वीकारते ही नहीं है कि भाई ब्रिटेन जर्मनी से लड़ रहा है, उसमें हम इंडिया का क्या काम, हम क्यों सपोर्ट करें। तो जब वॉर के एम्स ही क्लियर नहीं किए थे ब्रिटेन ने, सिंस द वॉर एम्स ऑफ ब्रिटेन वर नॉट क्लियर, ब्रिटेन क्यों लड़ रहा है ये वॉर, ब्रिटेन ने कांग्रेस से कभी डिस्कस किया ही नहीं, कभी कुछ बताया ही नहीं। तो कांग्रेस ने बोला कि भाई हम कोऑपरेट तो नहीं करेंगे वॉर एफर्ट्स में, हम वॉर एफर्ट्स में क्यों कोऑपरेट करें, हमें तो पता ही नहीं है क्यों लड़ रहे हैं ये लोग, और ब्रिटिश का क्या रोल है इसमें। और ना ही तो उस टाइम में कांग्रेस कोई मास मूवमेंट लॉन्च कर रही थी, और ना ही तो वो ये बताना चाह रही थी, ये इंप्रेशन देना चाह रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस अलग ही, देखो कांग्रेस क्या है, पहली बात तो कोई मास मूवमेंट लॉन्च भी नहीं करना चाह रही, ना ही तो ब्रिटिशर्स को ये इंप्रेशन देना चाह रही कि हम चुप बैठे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और उन्हें ये बात ही समझ में नहीं आ रही थी कि ब्रिटिशर्स के एम क्या है रिगार्डिंग वर्ल्ड वॉर 2, तो वो उनको कोऑपरेट भी नहीं कर रही थी। अभी पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, क्यों समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पर 3 चीज़ें बताई गई कि पहली बात तो कि ब्रिटिशर्स के इस वॉर को लेकर के जो एम थे वो क्लियर नहीं थे। किसको? कांग्रेस को। तो कांग्रेस ने कहा कि भाई हम किस बात को लेकर आपको सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें, हम आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे। साथ ही साथ दूसरा, कांग्रेस कोई मास मूवमेंट भी लॉन्च नहीं करना चाह रही थी। तीसरा, वो सरकार को ये इंप्रेशन भी नहीं देना चाह रही थी कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर जो कांग्रेस है वो लॉन्च कर रही है एक कैंपेन जिसे कहा जाएगा इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लोग अपने अपने लेवल पे डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाएंगे। डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है? अवज्ञा करना। अवज्ञा करने का मतलब क्या होता है? डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है? जो आप कह रहे हो उसको हम मानेंगे नहीं, आपके रूल्स रेगुलेशन को हम डिसोबे करेंगे। तो यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात की जाती है। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा, कि इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, हम अंग्रेज़ों की बात नहीं मानेंगे। इट वॉज मोर एज अ मॉरल प्रोटेस्ट दैन टू ऑब्स्ट्रक्ट द वॉर एफर्ट। बेटा देखो, ये वॉर एफर्ट को तो ऑब्स्ट्रक्ट
करने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये तो सिर्फ मॉरल प्रोटेस्ट के लिए बनाई गई थी, ठीक है। सत्याग्रही ने यहाँ पर प्रोक्लेम किया कि इट इज़ रॉन्ग टू हेल्प द ब्रिटिश वॉर एफर्ट विथ मैन और मनी। यहाँ पर सत्याग्रही क्या बोल रहे थे कि ये बिल्कुल गलत होगा हमारे लिए कि हम ब्रिटिशर्स को हेल्प करें वॉर एफर्ट्स में, हमारे आदमियों को भेजे लड़ने के लिए, हमारे पैसे को वहाँ बर्बाद होने दें, ये तो गलत होगा, ठीक। मतलब यहाँ पर कांग्रेस इस बात को समझ गई थी कि भाई हमें मॉरल प्रोटेस्ट करना है, अभी किसी भी तरीके से वॉर एफर्ट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना है। सत्याग्रही ये बात की घोषणा कर चुके थे, मान चुके थे कि ये गलत होगा कि हम ब्रिटिशर्स को हेल्प करें वॉर एफर्ट्स में, वो भले किसी भी तरीके से हो, अपने आदमियों को भेज कर हो या अपने पैसे को भेज कर हो, हमें दोनों ही नहीं करना है। अब ये क्या था, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस है ना, हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे इसको स्टार्ट करेगा। तो विनोबा पहले सत्याग्रही थे, ठीक है। विनोबा वॉज सिलेक्टेड टू बी द फर्स्ट सत्याग्रही। इन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया अक्टूबर 1940 में। विनोबा वॉज फॉलोड बाय अदर प्रोमिनेंट कांग्रेसमैन। विनोबा के बाद दूसरे कांग्रेसमैन जो भी थे, जो भी एमिनेंट थे, प्रोमिनेंट थे, उन्होंने फॉलो किया विनोबा के आइडिया को। पटेल, राजगोपालाचारी, आज़ाद, ये सब भी एक 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 करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आ गए, अपने अपने लेवल पे सिविल डिसोबीडियंस करने लगे। बाय द एंड ऑफ अप्रैल 1941 के अप्रैल के एंड तक 22,000 पर्सन हैड बीन जेल थ्रू आउट द कंट्री। पूरी कंट्री से 22,000 सत्याग्रहियों को उठाकर जेल में डाल दिया गया था। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। पहली सत्याग्रह विनोबा, उसके बाद दूसरे एमिनेंट कांग्रेसमैन जैसे पटेल, राजगोपालाचारी, आज़ाद, इन सब ने भी उसी को फॉलो किया। इंडिविजुअल लेवल पे ये लोग भी सत्याग्रह करने लगे। एक एक करके सबको उठाकर जेल में बंद किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और एक टाइम में 22,000 लोग जेल में थे, सारे सत्याग्रही। अब हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन को। कब आया? 1942 में। Why did सर स्टैफोर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया? क्यों आए भैया सर स्टैफोर्ड क्रिप्स? बेटा अब बहुत इम्पॉर्टेंट हम कुछ पढ़ने वाले हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनना। 7 दिसंबर 1941 में जापान ने क्या किया? पर्ल हार्बर पे अटैक किया। पर्ल हार्बर क्या था? अमेरिकन नेवल बेस था। किस आइलैंड पे था? हवाई आइलैंड पे था। आइलैंड का नाम हवाई आइलैंड, जिससे कि अटैक हुआ वो पर्ल हार्बर। और किसका नेवल बेस था? ये अमेरिकन का नेवल बेस था। जापान जो था बेटा चाहता था कि पूरे पैसिफिक पे कंट्रोल कर ले। जापान का सपना था, इंपीरियलिस्टिक एम थे जापान के, टू कंट्रोल द एंटायर पैसिफिक। उसमें उसको एक ही व्यक्ति दिखता था, एक ही कंट्री दिखती थी जो उनके रास्ते में आ सकती, वो थी अमेरिका। तो वो चाहता था कि अमेरिका को कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा साइडलाइन कर दें और पूरा पैसिफिक अपने कंट्रोल में कर लें। तो जैसे ही उसको जापान की इंटेलिजेंस को खबर मिलती है कि अमेरिका ने बहुत बड़ा जंगी बेड़ा बोले तो लड़ने के लिए जितने भी वॉरफेयर मशीनरी की ज़रूरत होती है वो रख रखी है उसने, कहाँ पर? पर्ल हार्बर पे। तो जापान एक अटैक कर देता है पर्ल हार्बर पे और पर्ल हार्बर स्वाहा। अब बेटा ब्रिटेन क्यों इस बात से दुखी होता है? ना ही तो अमेरिका उसका, ना पर्ल हार्बर उसका, पर ब्रिटेन इस बात से दुखी होता है कि ब्रिटेन इसी बात से डर जाता है कि जापान इस वॉर में आया क्यों, और आया तो वो जर्मनी की साइड से आया है ना। ये तो गलत हो रहा है। पर बेटा जापान जर्मनी की साइड से नहीं आया। एक बात ध्यान रखना, जब हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर, कौन सी पावर बेटा? एक्सिस पावर, जिसमें था जापान, जर्मनी और इटली। ये तीनों कभी भी किसी से इंस्पायर होके वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं आए। जर्मनी को लगता था कि ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो ह्यूमिलेशन मेरे साथ हुआ है मुझे उसका बदला लेना है। जापान को लगता था कि इंग्लैंड ने इतनी सारी कॉलोनीज़ बना ली, यूरोप के इंग्लैंड ने, स्पेन ने इतनी सारी कॉलोनीज़ बना ली, तो हम क्यों नहीं। वो जापान के भी इंपीरियलिस्टिक एम थे। जापान पैसिफिक को चाहता था, पैसिफिक में जितने भी आइलैंड थे उनको चाहता था। इटली के बेनिटो मसूलिनी के भी अपने इंपीरियलिस्टिक एम थे। तो यहाँ पर हम ये बोल दें कि जापान ने सिर्फ अटैक अमेरिका पे इसलिए किया क्योंकि जर्मनी ने कहा, तो ऐसा नहीं है। जापान के खुद के इंपीरियलिस्टिक एम्स थे। चलो, तो इस बात से
टेंशन में था कौन भैया? ब्रिटेन। फिर से ध्यान से सुनो, जापान की एंट्री होती है वॉर में किसकी साइड से? जर्मनी की साइड से। ये ग्रेट वरी का विषय, ग्रेट टेंशन का विषय होता है, मैटर होता है ब्रिटेन के लिए, यूएसए के लिए और चाइना के लिए। क्लियर है? और इनकी टेंशन और जब ज़्यादा बढ़ जाती है जब जापान एक के बाद एक कंट्री को जीतता चला जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि पहले यूरोपियन की थी, कुछ इंग्लैंड की कॉलोनीज थी, उनको एक के बाद जीतता आ जाता है। सिर्फ इंडिया बच जाता है, पर एंड में अभी हम लोग देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होते होते ये लोग इंडिया में भी एंटर करने लग जाएंगे। मलाय पेनिनसुला हो या बाकी दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हों, इन सब को एक एक करके जीतता हुआ जापान आता है। वो जब चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्रिटेन ये देख रहा होता है कि भाई ये तो एक सिरे से सारी कंट्रीज़ को जीतता आ रहा है, तो उनकी टेंशन और बढ़ जाती है। इवन सिंगापुर भी जीत लिया था, मलाया जीता, सिंगापुर जीता, बहुत सारी कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की जीतता चला गया। अब उस टाइम ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। क्लियर हुई बात? द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल was still not showing any eagerness to reach an agreement with the Indian leaders। अब इतना सब कुछ हो रहा है, इधर देख रहे हैं कि जापान लगभग इंडिया की बाउंड्रीज तक पहुंच जा रहा है, एक के बाद एक साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ को जीतते हुए। फिर भी प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल अब तक किसी एक समझौते तक नहीं पहुंच पा रहे थे। फिर से ध्यान से सुनो, उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? विंस्टन चर्चिल। तो मिस्टर चर्चिल अभी तक कोई ईगरनेस नहीं दिखा रहे थे कि उन्हें एक एग्रीमेंट पे पहुंच जाना चाहिए इंडियन लीडर्स के साथ। वो अपना आराम में है, मौज में है। देन केम द प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। पर यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम? यूएसए प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट थे। डी रूजवेल्ट को बड़ी चिंता हुई, उन्होंने प्रेशर बनाया इंग्लैंड के ऊपर कि भैया कुछ करो। देन कम द प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। शायद डी रूजवेल्ट ही थे, है ना? उन्होंने प्रेशर बनाया किसके ऊपर? विंस्टन चर्चिल के ऊपर, और इसीलिए सर स्टैफोर्ड क्रेप्स को भेजा गया ब्रिटेन से इंडिया। अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश वॉर कैबिनेट वॉज सेंट टू इंडिया। इंडिया भेजा गया इन्हें कि भैया जाओ इंडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और सर क्रेप्स इंडिया आ गए थे मार्च 1942 में। फिर से एक बार पूरे पैराग्राफ को हम देख लेते हैं, ज़रा ध्यान से सुनना। 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अटैक किया पर्ल हार्बर पे, और यहाँ पे नींदें उड़ गई ब्रिटेन की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और चाइना की कि भैया ये कैसे वर्ल्ड वॉर में आ गया, और आया तो आया किसकी साइड से आ रहा है? जर्मनी की साइड से आ रहा है। तो बड़ी ही टेंशन की विषय हो गया ये तो। और टेंशन और ज़्यादा जब बढ़ गई जब एक के बाद एक कंट्रीज जीतता हुआ पूरा साउथ ईस्ट एशिया, सिर्फ थाईलैंड को नहीं जीत पाया था, बाकी सब कुछ ही जीत गया था। जीतते जीतते आ रहा है, इंडिया के भी कॉर्नर तक पहुंच ही गया है ना? हमारे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक पहुंच गया था। यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट मिस्टर चर्चिल चुपचाप बैठे हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है कि भैया मैं इंडियन लीडर से जाके बात करूँ। पर फिर प्रेशर बनाते हैं कौन? यूएसए के प्रेसिडेंट कि भैया जाओ इंडियन से बात करो। और इसी सीरीज़ में आते हैं सर स्टैफोर्ड क्रेप्स, जो ब्रिटिश वॉर कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, मेंबर होते हैं। वो इंडिया में आते हैं, इंडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं। और कब पहुंच जाते हैं? मार्च 1942 में ये इंडिया पहुंच जाते हैं। ये हैं गोलू मोलू से विंस्टन चर्चिल। देखो आराम से बैठे हुए, कोई चिंता ही नहीं है इन्हें। अब क्रेप्स आए, क्यों आए? इंडिया के लोगों को खुश करने के लिए, इंडिया के लोगों को अपीस करने के लिए। बड़े ही मूर्ख समझते थे ये ब्रिटिशर्स हमको कि हम ऐसे ही खुश हो जाएंगे, है ना? और हम हो भी जाते थे। खैर, द प्रपोजल मिस्टर क्रिप्स बॉट मेनी बी अंडरलाइंड एज फॉलो। अब एक एक करके पढ़ेंगे भैया क्रिप्स हमारे लिए क्या लाए। वो बोलते ना जीजी आई मिठाई लाई, तो ये कौन सी मिठाई लाई अब हम पढ़ेंगे। आफ्टर द वॉर, ये बोल रहे थे क्रिप्स कि भैया वो जैसे वॉर ख़त्म होगा इंडिया को हम सेम स्टेटस दे देंगे एज द अदर डोमिनियंस। जैसे हमने दूसरे डोमिनियंस को स्टेटस दे रखा है ना, जैसे कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, वैसे ही डोमिनियन स्टेटस हम इंडिया को भी दे देंगे। तो क्रिप्स की पहली बात क्या कहती थी? एक बार युद्ध ख़त्म होने दो तो मैं डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, जैसे हमने देखो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को दिया हुआ है। दूसरी बात,
दूसरी बात क्या बात कि जैसे ही वॉर ख़त्म होगा हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, है ना। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी वो इस बात का ध्यान रखेगी बहुत अच्छे से कि भाई अगर कोई प्रोविंस ऐसी हुई जिसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखेगी, तो हम उसे पूरी आज़ादी देंगे कि वो खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख ले। सोच रहे हो ये इंडिया में ही 50 इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, इंडिया को और तोड़ने की बात कर रहे हैं, कितने मूर्ख हैं। क्या बोल रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन सो फ्रेम्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस बनाएंगे उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, पर किस कंडीशन पे, कि अगर कोई प्रोविंस या कोई प्रोविंसेस इसे एक्सेप्ट नहीं करें तो वो अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती हैं, अपना खुद का। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनेगा, एक इस प्रोविंस का बनेगा, दूसरा उस प्रोविंस का बनेगा। हे राम। द सिंगली और टुगेदर वुड बी अकॉर्डेड द सेम स्टेटस। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आगे कहती है कि वो प्रोविंस जो इस कॉन्स्टिट्यूशन से सेटिस्फाई नहीं होगी वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना ले, उसे हम सिंगली भी डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, या वो एक दो स्टेट्स और प्रोविंस के साथ में रहेगी और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी तो उन्हें भी हम सेम स्टेटस दे देंगे जैसा हम इंडियन यूनियन को देंगे। ठीक है यार, अब तुम सोचो ना, ऐसी बातें क्या बोल रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है अगर इसको पसंद नहीं आ रहा तो ये अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, ये अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, और इसको भी हम डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, इसको भी हम डोमिनेंट स्टेटस, इसको भी। तो भाई तुम हमारे एक इंडिया में 3 टुकड़े करने की बात कर ही रहे हो। समझ में आ रही है बात। सच आ प्रपोजल वॉज श्योर टू लीड टू अ पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये जो वाहियात से प्रपोजल दे रहे थे कौन, क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये इतने वाहियात थे कि भाई इससे तो इंडिया का पार्टीशन होना ही था। और तीसरी बात कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, फ्रेम नहीं हो जाता, जो गवर्नमेंट है उनका कहना था कि भाई आप इंडियन लीडर्स इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन दो अपना वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। देखो तुम वहाँ पर भी अपनी बात रखो, अपने नियम कानून बनाओ, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आओ, अपनी बात रखो, सिर्फ हमें चाहिए डिफेंस। क्या, डिफेंस डिपार्टमेंट हमारा, बाकी सारे पे नियम कानून आप बना लो, हमें मतलब नहीं। ऐसा सर क्रिप्स का कहना था। ओनली द डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या बोला, आप आओ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपनी बात कहो, डिसीज़न भी ले लो, बस एक बात का ध्यान रखना कि डिफेंस से रिलेटेड सारे डिसीजंस हम लेंगे, बाकी सब आपका। क्लियर है। अब बेटा मैंने कोशिश की कि सारे पॉइंट्स आपको बता पाऊँ कि भैया पहले तो ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे थे, है ना। फिर एक भी बात आपको ऐसी लगी इनकी कि जिस पे कांग्रेस खुश हो जाए या मुस्लिम लीग खुश हो जाए, है ना। तो क्रिप्स मिशन का पास होना था कि फेल होना था, फेल ही होना था, क्योंकि कुछ भी इन्होंने ऐसी बात नहीं की जो तुक की हो। पहली बात तो हर बात को क्या बोल रहे थे, हम वॉर ख़त्म हो जाएगा तो आपको ये दे देंगे, हम वॉर ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको वो दे देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा रिजेक्शन ऑफ द क्रिप्स प्रपोजल। बेटा अभी मैंने पूरी कोशिश की कि आपको वो चारों पाँचों पॉइंट समझा पाऊँ। मुझे एक बात बताओ, चारों पॉइंट पढ़ने के बाद आपको कुछ भी ऐसा लगा उसमें कि जिसमें हमें ऐसे ओ वाह क्या कितनी अच्छी बात लेके आया क्रिप्स मिशन, ऐसा तो कुछ भी नहीं था ना। डोमिनियन स्टेटस की बात तो हमारे नेहरू जी ने 1930 में ही नकार दी थी। कब, 1930 का लाहौर सेशन था, उसमें ही नेहरू जी बोल चुके थे अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब तो हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो अब क्या ये क्रिप्स मिशन डोमिनियन स्टेटस लेके आया, हमें चाहिए ही नहीं है, हमें तो अब क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फिर हर बात में क्या कह रहे थे सर क्रिप्स, वॉर जीत गए तो आपको ये दे देंगे, वॉर जीत गए तो आपको वो दे देंगे, वॉर के बाद आपके साथ ये करेंगे, वॉर के साथ आपके साथ वो करेंगे। इन अंग्रेज़ों की बात का कौन विश्वास करे कि करेंगे कि नहीं करेंगे। तो भैया ना तो कांग्रेस इस क्रिप्स मिशन से सेटिस्फाइड थी, इनकी कंडीशन वगैरह, और दूसरी एक और अजीब सी कंडीशन जिससे हमारे इंडिया के 3-4 टुकड़े हो जाएं कि भैया तुम्हें ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानना तो तुम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना, तुम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना, और फिर सबको हम उतना ही डोमिनियन स्टेटस दे देंगे जितना हम इंडिया को देंगे। अरे तुम हमारी कंट्री को तोड़ने की बात कर रहे हो, तो कैसे किसी को पसंद आता। तो ना ही तो ये प्रपोज़ल
कांग्रेस को पसंद आया और ना ही ये प्रपोज़ल मुस्लिम लीग को पसंद आया। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पर भी मुस्लिम के लिए सेपरेट स्टेट की तो बात ही नहीं थी। चलो, तो ये जो प्रपोज़ल था, ना ही तो ये सेटिस्फाई कर पाया कांग्रेस को, ना ही तो मुस्लिम लीग को। पर क्रिप्स आए इसीलिए थे कि वो सेटिस्फाई कर देंगे दोनों को, कांग्रेस को भी और मुस्लिम लीग को भी। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स डिक्लेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर द वॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सेटअप। सर ने ये बात तो डिक्लेयर कर दी कि जैसे ही वॉर ख़त्म होगा हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, रिजेक्शन ऑफ क्रिप्स प्रपोजल में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो प्रपोज़ल था वो ऐसा था कि सर को लग रहा था स्टैफोर्ड क्रिप्स को कि मैं तो मुस्लिम को भी सेटिस्फाई कर दूंगा, हिंदुओं को, कांग्रेस को भी कर दूंगा, पर एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। सर ने बात बोली कि भैया जैसे ही वॉर ख़त्म होगा वैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। बेटा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कहते हैं, ही सेड, ये कहते हैं कि इनका जो प्रपोज़ल है वो किसकी बात करता है? कंप्लीट सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है कि ठीक है, भारत के लोग अब अपने ऊपर खुद रूल करेंगे, है ना, हम इन्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से खुद रूल, खुद रेगुलेशन बनाएं और खुद रहें। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? आत्मनिर्णय। कंप्लीट सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? पूरी तरीके से आप अपने निर्णय खुद ले पाएंगे। आई बात समझ में? दूसरा, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, आपकी अपनी सरकार होगी, आप खुद के ऊपर खुद रूल करेंगे। ये जो डिक्लेरेशन थे इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कांग्रेस की डिमांड को पूरा किया जा रहा है, ठीक है। फिर ये क्रिप्स मिशन में जो प्रपोज़ल था, क्या? द प्रोविजन फॉर स्टेइंग आउट ऑफ द इंडियन यूनियन रिप्रेजेंटेड अ कंसेशन फॉर मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को भी ये कंसेशन मिला कि वो भारतीय संघ से बाहर रह सकती है ना? किससे बाहर रह सकती है? भारतीय संघ से बाहर रह सकती है। देखो इंडिया को क्रिप्स ने कैसे सेटिस्फाई किया कि भाई तुम्हें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए ना अपने इंडिया के लिए, ले लो। मुस्लिम को कैसे सेटिस्फाई किया कि तुम इंडियन फेडरेशन से बाहर रहना चाहते हो, भारतीय संघ से बाहर रहना चाहते हो तो तुम रह लो। यहाँ पर मुस्लिम लीग की भी बात सुन ली गई, कांग्रेस की भी बात सुन ली गई। फिर भी इवन देन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बोथ रिजेक्टेड द प्रपोजल। कांग्रेस ने भी क्रिप्स के प्रपोजल को रिजेक्ट किया और मुस्लिम लीग ने भी, दोनों ने कर दिया। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे भाई? वो रीज़न जिनकी वजह से रेजोल्यूशन पास हो गया, किसका? क्विट इंडिया का। पहला, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कितने सपने देख के आए थे, अरे कांग्रेस को भी सेटिस्फाई कर देंगे, मुस्लिम लीग को भी सेटिस्फाई कर देंगे, पर सेटिस्फाई क्या? कांग्रेस ने भी ठेंगा दिखा दिया, मुस्लिम लीग ने भी ठेंगा दिखा दिया। क्रिप्स मिशन फेल हुआ। रिजेक्शन जैसे ही हुआ क्रिप्स प्रपोजल का कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे रिजेक्ट किया। तो कांग्रेस ने किन किन रीज़न की वजह से क्रिप्स को नकार दिया था? पहला था, क्रिप्स डिड नॉट ब्रिंग विथ हिम द प्रॉमिस ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी, पूर्ण स्वराज की बात कभी भी नहीं कर रहे थे क्रिप्स, डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे जो कांग्रेस को पसंद नहीं थी। बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू बी सेट अप आफ्टर द वॉर। और ये भी बात कह रहे थे कि भैया युद्ध हो जाएगा उसके बाद हम तुम्हारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। ये बात भी वो प्रॉमिस करके नहीं बोल रहे थे कि हम तुम्हें इस डेट पे आज़ादी दे देंगे, बस वो यही बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बना देंगे जैसे ही हम जीत जाएंगे। आज़ादी कब दे देंगे वो भूल जाओ। क्या बोल रहे थे? हम जैसे ही वॉर ख़त्म होगा उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे आपकी कंट्री में। भाई आज़ादी कब दोगी ये तो बताओ। दूसरा, इस बात को लेकर कांग्रेस ने उन्हें रिजेक्ट किया क्रिप्स के प्रपोजल को। अब हम सेकंड डिस्कस करेंगे। क्रिप्स ने प्रपोज किया कि अगर कोई प्रोविंस या कोई प्रोविंसेस जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट ना करें वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। ऐसे प्रपोजल से नेचुरली हमारी कंट्री बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाती, बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाती और अंग्रेज तो और आसानी से फिर हमारे ऊपर रूल कर सकते थे। छोटे छोटे एरिया में हम डिवाइड हो जाते, आपस में लड़ते रहते और कांग्रेस नहीं, अंग्रेज मजे लेते रहते। कांग्रेस नहीं भाई, अंग्रेज। ठीक है, तो ये जो क्रिप्स के अंदर बात की गई थी क्रिप्स प्रपोजल में कि
जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया के लिए, इंडियन फेडरेशन के लिए, अगर कोई प्रोविंस या ग्रुप ऑफ प्रोविंस उसको ना माने तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, और इस तरीके से इंडिया इतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना। तो ये बात भी कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई हम आपस में लड़ते रहें और तुम अंग्रेज़ मज़े लेते रहो। तीसरा, जो लोग थे प्रिंसली स्टेट्स के, द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हैड नॉट गिवन द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। उन्हें उनके एरिया से कौन लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे, है ना, उसके लिए कुछ राइट्स ही नहीं दिए गए। फिर से बेटा जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके साथ धोखा हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी में प्रिंसली स्टेट्स को राइट ही नहीं दिया गया कि वो अपने भी रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजें। आई बात समझ में? तो कांग्रेस खुश नहीं है, उसका अलग रीज़न है। मुस्लिम लीग खुश नहीं, उसका अलग रीज़न है। प्रिंसली स्टेट्स की भी बड़ी समस्या थी। वो कहते थे भैया ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने वाली है उसके इलेक्शन में तो कम से कम हमें रखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा उसमें जो लोग जाएंगे उनको तो हम इलेक्ट करके पहुँचाएँ, वो भी नहीं दिया इनको। देयर रिप्रेजेंटेटिव वर टू बी सेलेक्टेड बाय रूलर्स, और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उन्हें कौन सेलेक्ट करेगा? रूलर्स, ठीक है, वहाँ के लोग नहीं करेंगे। दैट वॉज नेगेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, और ये तो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल का उल्लंघन है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखो क्या बात थी कि प्रिंसली स्टेट से मेंबर्स को भेजने का काम कौन करेंगे? रूलर, उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होगा। तो भाई ऐसी कैसी डेमोक्रेसी? ऐसी तो कोई डेमोक्रेसी ही नहीं हुई। रूलर को चुन के पहुंचाना है तो मतलब आज आप राजा की बात कर रहे हो, राजा की बात सुन रहे हो, कॉमन मैन को सुन ही नहीं रहे हो। चौथा, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, गवर्नमेंट चाह रही थी कि पूरा पार्टिसिपेशन हो इंडियन लीडर्स का, पूरा सपोर्ट हो इंडियन लीडर्स का गवर्नमेंट के साथ में हो, है ना। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये लोग आए और सपोर्ट करते रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो वाइसरॉय था उसका तो पूरा कंट्रोल था, वॉर पे भी, डिफेंस पे भी। इनफैक्ट जब वॉर टाइम चलता है तो डिफेंस में ही तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। वॉर टाइम में हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? वॉर। भैया अब कांग्रेस का मानना था कि हमें ट्रू नेशनल गवर्नमेंट चाहिए, ये जो वाइसरॉय ये नहीं चाहिए। वाइसरॉय का पूरा कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे, वो जैसे चाहे डिसीजन ले रिगार्डिंग वॉर, डिफेंस, और जब तक वॉर चलता रहेगा कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? पूरा तो ध्यान वॉर पे ही लगा रहेगा, ठीक है। विद वाइसरॉय एक्टिंग एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इन ऑल मैटर्स इंक्लूडिंग डिफेंस। कांग्रेस तो छोड़ दो, मुस्लिम लीग छोड़ दो, प्रिंसली स्टेट छोड़ दो, एक और व्यक्ति था जो इस बात से बहुत दुखी था। किस बात से? क्रिप्स के प्रपोज़ल से। देखो महात्मा गांधी भी बहुत ज़्यादा अपसेट थे क्योंकि वर्चुअल पार्टीशन हो रहा था यहाँ इंडिया का, ठीक है, और महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी फेल्ट वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ द वर्चुअल पार्टीशन ऑफ इंडिया विच क्रिप्स प्रपोजल इन्वॉल्व। क्रिप्स के प्रपोजल में इन्वॉल्व था कि भैया पार्टीशन तो होगा ही होगा। ही देयरफॉर अर्ज द कांग्रेस, और इसीलिए ये कांग्रेस से प्रार्थना करते हैं कि आप क्रिप्स के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दो। एटीट्यूड और व्यू ऑफ मुस्लिम लीग और अदर पार्टीज़। मुस्लिम लीग का क्या व्यू था, अदर पार्टी क्या सोच रही थी? जो मुस्लिम लीग थी उसने भी रिजेक्ट किया इस प्रपोजल को, ठीक है। इट फेल्ट दैट द प्रपोजल ऑफ अचीविंग पाकिस्तान वॉज ब्लीक। उन्हें लगने लगा था कि भैया इस क्रिप्स मिशन ने कहीं पाकिस्तान की बात तो की ही नहीं है, हमारे लिए एक अलग स्टेट की बात तो की ही नहीं है। इट डिमांडेड अ डेफिनेट प्रोनाउंसमेंट इन फेवर ऑफ पार्टीशन। और मुस्लिम लीग क्रिप्स मिशन के खिलाफ क्यों खड़ी थी? क्योंकि वो चाहती थी कि क्रिप्स मिशन खुद से ही बोल दे कि भैया इंडिया का पार्टीशन होगा और उस पार्टीशन में एक पार्ट पाकिस्तान बनेगा जिसमें मुस्लिम रहेंगे। द प्रपोजल वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड बाय डिप्रेस्ड क्लास, और जो डिप्रेस्ड क्लास थी उन्होंने भी क्रिप्स के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। दलित्स, सिख, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन लीडर और दूसरे लीडर्स जो थे वर्किंग क्लास के, उन सब ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। वो डिमांडिंग सफिशिएंट मेजर्स टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। यार भैया इंडिया को सेटिस्फाई करना इतना आसान काम नहीं था। तो मुस्लिम लीग तो छोड़ो, कांग्रेस तो छोड़ो, गांधी जी भी छोड़ दो, दलित सेटिस्फाई नहीं, सिख सेटिस्फाई नहीं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी खुश नहीं, इंडियन क्रिश्चियन बोल रहे हैं भैया हमारा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तो दिया ही नहीं है। तो इन सब ने भी क्रिप्स के प्रपोजल को रिजेक्ट ही किया।
अब इस तरीके से फेल हो जाता है क्रिप्स मिशन। अब बेटा क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने से पूरी कंट्री दुख में थी। क्यों दुख में थी? क्योंकि हमें उस टाइम में लगने लगा था यार क्रिप्स मिशन इंडिया आएगा, ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा। पर क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने से पूरी की पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा क्रोध था, नाराज़गी थी, असंतोष था, लोग सेटिस्फाई नहीं थे। जो कांग्रेस थी, द कांग्रेस कुड नो लॉन्गर रिमेन इनएक्टिव, और कांग्रेस भी अब इनएक्टिव नहीं रही। इट हैड टू गिव सुटेबल रिप्लाई, और उन्हें भी अब क्रिप्स मिशन के अगेंस्ट में सुटेबल रिप्लाई देना था। और ये रिप्लाई किस फॉर्म में आया? क्विट इंडिया के फॉर्म में आया। ठीक है, पूरी कंट्री इस बात से बहुत नाराज़ थी कि भैया ये क्रिप्स बाबा आए क्यों थे? अगर यही ऊट पटांग बातें क्रिप्स बाबा को करनी थी तो वहीं से कर देते, यहाँ के हमारा टाइम और ख़राब किया। तो पूरी कंट्री गुस्से में, नाराज़गी में थी। कांग्रेस भी अच्छा खासा जवाब ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना चाहती थी, वो इनएक्टिव नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने सूटेबल रिप्लाई दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किसके रूप में? क्विट इंडिया के रूप में। नेक्स्ट है वर्सनिंग कम्युनल प्रॉब्लम। बेटा मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ लाहौर में 1940 में, उसने ऑफिशियल सील लगाई दी थी कि भैया पाकिस्तान तो बनेगा। जिन्ना ने भी प्रोक्लेम किया कि मुस्लिम कभी भी ये नहीं सह पाएंगे कि वो कांग्रेस की कठपुतली बन के रह जाएं, और इस बात से पूरी की पूरी जो कम्युनल सिचुएशन थी वो स्पॉइल हो ही गई थी। आई बात समझ में? देखो यहाँ पर जो कम्युनल हार्मनी थी वो ख़त्म हो गई। मुस्लिम लीग का जो लाहौर सेशन हुआ उसमें ये बात फाइनल हो गई कि अब पाकिस्तान तो बनेगा ही बनेगा। दूसरी बात, जिन्ना ने भी ये बात कह दी कि हम हिंदुओं की या कांग्रेस की कठपुतली बनकर नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर हो चुकी थी पूरी की पूरी कम्युनल हार्मनी ख़त्म। हर तरफ हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से लड़ने को रेडी था। नेक्स्ट है जापान पोज्ड अ सीरियस थ्रेट टू इंडिया। जो जापानीज़ बॉम्बर थे उन्होंने शंघाई को लूट लिया था, फिलीपींस को लूट लिया था, मलाई को लूटा जिसे आज हम मलेशिया कहते हैं, बर्मा म्यांमार तक वो पहुंच गए, और चलते 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 असम तक पहुंच गए थे। समझ में आई बात? द वॉर थर्स हैड टू कम टू द वेरी बॉर्डर ऑफ इंडिया। अब जापान लड़ता 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 इतने सारी एरियाज़ को जीत के इंडिया के बॉर्डर पर पहुंच गया था। मतलब अब वर्ल्ड वॉर 2 इंडियन बाउंड्रीज़ में भी लड़ा जाना था। आई बात समझ में? क्योंकि हमारा रूलर था ब्रिटेन, और ब्रिटेन जापान के अपोजिट साइड में था। तो अब जापान और ब्रिटेन लड़ते कहाँ पर? इंडिया पे। चलो फिर से ध्यान से सुनो। जापान ने एक सीरियस थ्रेट इम्पोज किया इंडिया के ऊपर। कैसे? जापान के जो बॉम्बर्स थे वो शंघाई लूटते हुए, फिलीपींस मलाया लूटते हुए, म्यांमार लूटते हुए असम तक पहुंच गए थे। मतलब इंडिया की बॉर्डर पे ही खड़े थे। हमारी एंजाइटी थी कि अब क्या होगा, इंडिया पे अटैक अगर जापान ने किया तो हमारे लोग मरेंगे। फिर हो सकता है जापानीज़ आर्मी अटैक करे और जल्दी से जल्दी इंडिया को ऑक्यूपाई कर ले, इंडिया ज़्यादा उसको झेल ना पाए, ज़्यादा रेसिस्टेंस ना दे पाए। बेटा जापानीज़ की जो वॉरफेयर टेक्निक्स हैं, जो लड़ने का तरीका बहुत गंदा, बहुत ब्रूटल है। तो जो हमारे नेता जापानीज़ की वॉरफेयर टेक्निक्स को जानते थे, उनको लगता था भैया अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बुरे हैं जापानीज़, तो ऐसा ना हो कि अंग्रेज़ से आज़ाद ना हो पाए और जापानीज़ के ग़ुलाम बन जाए। तो अब हमारे अंदर फीलिंग आ रही थी हेल्पलेसनेस की। लीडर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, स्पेशली पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इवन एडवाइस भी दे दी थी लोगों को कि भाई तुम लोग गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर देना जब भी जापानीज़ इन्वेजन होने लगे। ही इवन एडवाइज पीपल टू रिसॉर्ट टू गुरिल्ला वॉरफेयर व्हेन जापानीज़ इन्वेजन विल बी देयर। जब जापानीज़ इन्वेजन हो तो आप भी लड़ने के लिए तैयार रहना। इस बात पे गांधी जी ने रिमार्क किया, जवाहर अपीयर्स टू हैव डिस्कार्डेड नॉन वायलेंस ऑल टुगेदर। और अब यहाँ पर गांधी जी फिर से एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई कि ये जो जवाहर हैं इन्होंने नॉन वायलेंस को पूरी तरह त्याग दिया है ना। अब ये हिंसा में बिलीव करने लग गए हैं। और सच बात है भाई, जब तुम्हें पता है कि जापानीज़ आर्मी तुम्हारे दरवाजे तक खड़ी है तो मारा पीटी तो करोगे ही ना। तो गांधी जी अब कहें नहीं कहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस ओकेशन पे गांधी जी ने कहा
कि भाई जवाहर ने तो अहिंसा को त्याग दिया है, हिंसा को गले लगा लिया है, क्योंकि जवाहर ने ये लोगों तक बोल दिया था कि भैया अगर जापानीज़ आर्मी आपको इन्वेट करे तो आप वॉर करने लगना, गोरिल्ला वॉरफेयर करने लगना। गांधी जी और जो दूसरे लीडर्स थे अब कन्विंस हो गए थे इस बात पर कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, जल्दी चाहिए और अनकंडीशनल चाहिए। अब अंग्रेज़ को हमें छोड़ के जाना ही पड़ेगा और बिना कंडीशन के छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गांधी जी को ये टेंशन होने लगी थी कि हम कितने दिन तक रेसिस्ट कर पाते जापानीज़ आर्मी को। जापानीज़ तो अंदर आते ही और हमें इन्वेट करते। क्यों इन्वेट करते? क्योंकि ब्रिटेन हमारा रूलर था। ओनली देन could the people realize that defense of the country was their duty। और अब यहाँ पे लोगों ने सोचना चालू कर दिया कि भाई हमें हमारी कंट्री की बाउंड्रीज को खुद डिफेंड करना पड़ेगा। एंड देयर अलोन, गांधी जी ने कहा इंडिया की सेफ्टी इसी बात में है और ब्रिटिश की भी सेफ्टी इसी बात में है। गांधी जी ने कहा कि इंडिया की सेफ्टी भी इस बात में है और ब्रिटिशर्स की सेफ्टी भी इस बात में ही है कि भैया ऑर्डरली टाइमली ब्रिटिश विड्रॉ कर जाएं इंडिया से। अगर ब्रिटिश विड्रॉ कर गए इंडिया से तो जापान अटैक नहीं करेगा इंडिया पे, है ना। तो बेटर है कि भैया ये अंग्रेज यहाँ से टाइम रहते चले जाएं। बेटा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.